स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, केबीएस, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल करें कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो आपको ये बताना है कि किस काव्य ग्रंथ की है। ए उर्वशी, बी रेणुका, सी हुंकार और डी कुरुक्षेत्र। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस काव्य ग्रंथ से ली गई है। तो ये कुरुक्षेत्र से ली गई है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर पहले का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे। दूसरे में करें कि छावादी कविता का घोषणा पत्र किस काव्य कृति को माना जाता है? आपको ये बताना है कि छायावादी कविता का घोषणा पत्र जो है वो किस काव्य कृति को माना जाता है। ए अनामिका, बी दीपशिखा, सी कामायनी और डी पल्लव। तो आपको ये बताना है कि छायावादी कविता का घोषणा पत्र जो है वो किस काव्य कृति को माना जाता है। तो वो पल्लव को माना जाता है। विकल्प डी सही होगा। और पल्लव का प्रकाशन जो है 1928 में हुआ था और ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित रचना है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है तीसरा नंबर क्या देखते हैं। कह रहा है कि रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको रचना काल के आरोही क्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ए कह रहा है कामायनी, झरना, आंसू, लहर। बी कह रहा है लहर, आंसू, झरना, कामायनी। सी कह रहा है कि झरना, आंसू, लहर, कामायनी और डी कह रहा है कि आंसू, लहर, झरना और कामायनी। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो क्रम है वो सही क्रम क्या होगा सवाल नंबर तीसरे का। तो सवाल नंबर तीसरे का जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा 18, 25, 28 और जो है आपका 35। ये हो जाएगा इसका रचनाक्रम। प्रकाशन में झरना पहले है, आंसू, लहर और कामायनी। झरना 18 और कामायनी 1935, आंसू 25, लहर 28। ये इसका क्रम हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प सी जो है तीसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर चौथे में। चौथे पर कह रहा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में कथन किसका है? तो चौथे में आपको ये बताना है कि प्रेमचंद के बारे में कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो चौथे का उत्तर दीजिए। चौथे का उत्तर क्या होगा? तो चौथे का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन प्रेमचंद के बारे में कहा था। पांचवा सवाल देखते हैं क्या कह रहे। कह रहे कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ति है? तो आपको बताना है कि यह किस नाटक की पंक्ति है, किस नाटक से ली गई है। ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी एक घूंट, सी कामना और डी ध्रुव स्वामिनी। जबकि ये चारों नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित हैं, लेकिन आपको बताना है कि किससे ली गई है। तो यह ध्रुव स्वामिनी से ली गई है पंक्ति, अर्थात विकल्प डी जो है वो पांचवें नंबर सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में कह रहा है कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का समग्र चित्रण किया गया है? आपको बताना है कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। ए शिवपालगंज, बी बेलारी, सी लखनपुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का बताना है कि राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का जो है वो समग्र चित्रण हुआ है। तो राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण हुआ है। विकल्प ए जो है वो छठवें का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर सातवां। सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो आपको ये बताना है कि चौगाने हस्ती उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से अनुदित किया। ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन और डी प्रेमाश्रय। तो आपको बताना है कि चौगाने हस्ती का रूपांतर क्या है। रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है या प्रेमाश्रय है। तो चौगाने हस्ती का जो रूपांतर है वो रंगभूमि नाम से है। विकल्प ए उत्तर जो है वो सातवें सवाल का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवां। आठवां में कह रहे कि फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो आपको ये बताना है कि फ्लैशबैक पद्धति जिसको पुनर्दीप्ति पद्धति भी कहते हैं, इस पर लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? ए कह रहा है सुनीता, बी त्यागपत्र, सी शेखर एक जीवनी और डी आधा गांव। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? अगर फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हिंदी का पहला कहानी पूछा, हिंदी की पहली कहानी पूछे, तो हिंदी की पहली कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरिकृत उसने कहा था, वो फ्लैशबैक पद्धति में लिखी हुई हिंदी की पहली कहानी है। अगर उपन्यास की बात करें, तो शेखर एक जीवनी हो जाएगा। अज्ञे के द्वारा लिखा गया। विकल्प सी उत्तर 8वें का सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? आपको ये बताना है कि किस वर्ग में आएगी। ए यथार्थवादी, बी आदर्शवादी, सी चरित्र प्रधान और डी घटना प्रधान। तो आपको ये बताना है कि पूस की रात कहानी जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत आएगी। 9वीं का उत्तर देना है, तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यह यथार्थवादी यथार्थवादी कहानी है। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहे हैं कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन-सी मानी जाती है? आपको ये बताना है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन-सी मानी जाती है? ए शतरंज के खिलाड़ी, बी कफन, सी बड़े भाई साहब और डी लॉटरी। तो आपको ये बताना है कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी इनमें से कौन मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब या लॉटरी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन को माना जाता है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर 10वें का सही हो जाएगा। ये 11 में कह रहा है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। उपरोक्त पंक्तियाँ किस रचना में हैं? तो आपको ये बताना है कि ये पंक्तियाँ जो है वो किस रचना से ली गई हैं? ए सात गीत वर्ष, बी अंधेरे में, सी अंधा युग और डी कुरुक्षेत्र। तो 11 में आपको ये बताना है कि पंक्तियाँ जो है वो किस रचना से हैं? तो ये पंक्तियाँ जो है वो अंधा युग से हैं। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि गोबर गणेश संहिता किसके निबंध का संकलन है? आपको बताना है कि गोबर गणेश संहिता जो है वो किसके निबंध का संकलन है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी माधव प्रसाद मिश्र, सी विष्णु प्रभाकर और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये बताना है कि गोबर गणेश संहिता जो है वो किसके निबंध संकलन किसका निबंध संकलन जो है वो ये आपको बताना है। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी माधव प्रसाद मिश्र, सी विष्णु प्रभाकर और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अगर 12 का उत्तर देखा जाए तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंधों का ये संकलन है। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो आपको बताना कि किसका संबंध जो है वो काशी से नहीं है। ए कह रहा है काशी काशी, बी गली आगे मुड़ती है, सी झीनी झीनी बीनी चदरिया और डी कह रहा है अलग अलग बैतरणी। तो आपको ये बताना है कि किसका संबंध जो है वो काशी से नहीं है। काशी काशी का, आगे गली गली आगे मुड़ती है, झीनी झीनी बीनी चदरिया या अलग अलग बैतरणी। तो इसमें जो संबंध काशी से नहीं है वो अलग-अलग बैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। यह विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा, सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में करें कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी व्यंग रचना है? तो आपको बताना है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी व्यंग रचना है? ए हरिशंकर परसाई, बी केपी सक्सेना, सी शरद जोशी और डी रविंद्रनाथ त्यागी। तो आपको बताना है कि जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी व्यंग रचना है? तो जीप पर सवार इल्लियाँ जो है वो शरद जोशी का व्यंग रचना है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 में कह रहे हैं कि नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है कि नई कविता की प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी कह रहा है शांति प्रिय द्विवेदी। तो आपको बताना है कि नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर सवाल नंबर 15 का उत्तर देखा जाए तो इसके लेखक जो है वो लक्ष्मीकांत वर्मा है। नई कविता के प्रतिमान, और अगर एक कविता के नए प्रतिमान देखा जाए तो उसके नामवर सिंह है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है और कविता के नए प्रतिमान जो है वो डॉक्टर नामवर सिंह का है। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 16। 16 में करें कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। आपको बताना है कि नई कविता की प्रवृत्ति क्या है? ए कह रहा है बौद्धिकता का प्राधान्य, बी यथार्थवाद का अतिआग्रह, सी कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो आपको 16 का उत्तर बताना है कि नई कविता की जो है प्रवृत्ति क्या है? तो ये सभी प्रवृत्तियाँ जो है इसकी हैं। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सभी जो है इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहा है कि रानी कर्णावती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो रानी कर्णवती जो है हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? ए सिंदूर की होली, बी स्वप्नभंग, सी आन का मान और डी रक्षा बंधन। तो 17 का उत्तर आपको बताना है कि 17 का उत्तर जो है उस कौन-सा उत्तर जो है वो सही होगा। सिंदूर की होली, स्वप्नभंग, आन का मान या रक्षाबंधन। तो जो नाटक है वो रक्षाबंधन नाटक है। इसमें जो है वो हुमायूँ को राखी बाँधकर अपना भाई बनाती है। हरे कृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखित यह नाटक है। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहे हैं कि छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? तो 18 नंबर सवाल में आपको बताना है, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है?
ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी सेठ गोविंद दास और डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो 18 का उत्तर बताना है कि 18 का उत्तर क्या सही होगा। तो 18 का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा। सेठ गोविंद दास ने अपने नाटकों में छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड जैसे जैसे अ, अ, विषय वस्तु को अपने नाटकों में जगह इन्होंने दी है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19। 19 में करेक्ट नाटक जारी रचना किस विधा की है? आपको बताना है कि नाटक जारी है रचना वो किस विधा की है? ए नाटक, बी निबंध, सी कविता और डी उपन्यास। तो आपको ये बताना है कि नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक है, निबंध है, कविता है या उपन्यास है? तो नाटक जारी है वो कविता है, कविता विधा की रचना है। विकल्प सी सही होगा और इसके लेखक जो हैं वो लीलाधर जगुड़ी हैं। कौन है? लीलाधर जगुड़ी जो है इसके रचनाकार हैं। सवाल नंबर 20वें में कह रहा है कि दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकी कार्य के हैं? तो आपको बताना है कि दीपदान और बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकी कार्य के हैं? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी उदय शंकर भट्ट और डी विष्णु प्रभाकर। तो दीपदान और बादल की मृत्यु ये दोनों जो है वो किसके एकांकियां हैं? ये आपको बताना है सवाल नंबर 20वें में। तो ये सभी जो है राम कुमार वर्मा के हैं दोनों, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि मोहन राकेश के नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है सवाल नंबर 21 का। ए कह रहा है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। बी कह रहा है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। सी कह रहा है कि लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। और डी कह रहा है कि आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्रम जो है वो आपका सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, अर्थात विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही होगा। आषाढ़ का एक दिन का समय 1958, लहरों के राजहंस का 1963 और आधे अधूरे का 1969, 69 जो है इसका समय है। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। ए रोला, बी हरि गीतिका, सी सोरठा और डी बरवे। तो आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। रोला है, हरिगीतिका है, सुरठा है या बरव है। तो इन पंक्तियों में वो हरिगीतिका छंद है, अर्थात विकल्प बी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। बात करते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है क्या? 23 में कह रहा है कि वामा कुलस्याध्यः में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो आपको बताना है कि वामा शब्द का अभिप्राय इसमें क्या है। ए कह रहा है मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, बी कह रहा है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सी कह रहा है सामान्य युवतियां और डी कह रहा है वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो इसमें वामा शब्द का अर्थ है विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। विकल्प बी जो है वो 23 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो आपको ये बताना है कि महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं। ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी पद के साथी और डी अतीत के चलचित्र। तो आपको बताना है कि किस संस्मरण में लिखे हुए हैं। साहित्यकारों के संस्मरण जो है वो किस पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो पद के साथी में लिखे हैं। विकल्प सी जो है वो सवाल नंबर 24 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 में कह रहा है कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो आपको ये बताना है कि तूफानों के बीच वो किस विधा की रचना है। ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी आत्मकथा और डी यात्रा वृत्तांत। तो आपको ये बताना है कि तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तो तूफानों के बीच जो है वो रिपोर्टाज विधा की रचना है। विकल्प ए सही होगा और ये रांगेय राघव के द्वारा लिखित है। आते हैं सवाल नंबर 26 में। कह रहे लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किसने अनुवाद किया है? आपको बताना है कि लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से किसने अनुवाद किया है। ए भारतेंदु, बी प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल और डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो आपको ये बताना है कि लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित से नाम से किसने अनुवाद किया। तो लाइट ऑफ एशिया का बुद्धचरित नाम से रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किया है। विकल्प सी जो है वो 26 का उत्तर सही हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि हम हसमत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको ये बताना है कि हम हसमत नामक पुस्तक किसने लिखी है। ए कृष्णा शोभती, बी उषा प्रियंवदा, सी मन्नू भंडारी और डी मृदुला गर्ग।
तो 27 में आपको बताना है कि किसने जो है हम हसमत नामक पुस्तक लिखी है, तो ये कृष्णा सोबती ने लिखी है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28 में। 28 में कह रहा है कि नायक, खलनायक और विदूषक इनमें से किसकी रचना है? तो नायक, खलनायक, विदूषक इनमें से किसकी रचना है ये बताना है। ए सुरेंद्र वर्मा, बी जगदीश गुप्त, सी लीलाधर जगुड़ी और डी कुंवरपाल सिंह। तो आपको बताना है कि नायक, खलनायक, विदूषक किसकी रचना है? तो नायक, खलनायक, विदूषक जो है वो सुरेंद्र वर्मा की रचना है। विकल्प ए सही हो जाएगा। यह नाटक विधा की रचना है। सवाल नंबर 29 में कह रहा है कि अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? आपको ये बताना है कि अपनी खबर खबर किसकी आत्मकथा है? ए खुशवंत सिंह, बी हरिवंश राय बच्चन, सी पांडे बेचन शर्मा उग्र और डी उपेंद्रनाथ अस्क। तो 29 में आपको ये बताना है कि आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है? तो ये आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर 29 का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 30वें में। 30वें में कह रहा है कि उत्तर कबीर पर केदारनाथ सिंह को कौन-सा पुरस्कार मिला हुआ है? तो आपको बताना है कि उत्तर कबीर पर उनको कौन-सा पुरस्कार मिला है? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान और डी सरस्वती सम्मान। तो 30वें सवाल में आपको ये बताना है कि उत्तर कबीर पर केदारनाथ सिंह को कौन-सा पुरस्कार मिला है? तो उनको जो है इस पर व्यास सम्मान मिला हुआ है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।